हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा है विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है? यदि इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को, यानी इसमें हमने स्पष्ट लिखा है मानक इलेक्ट्रोड विभवों को, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्राप्त श्रेणी जो है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं ये कौन से होंगे? ये होंगे आपके रिडक्शन पोटेंशियल। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, कैसे निकाला जाता है। यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम जो है क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। ये जो है कितने पर? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और जो आयंस होते हैं उनका सांद्रण 1 m, और यदि गैस होती है तो उसका जो दाब होता है गैस का वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो ये हमारे पास जो है इसके लिए कंडीशंस होती हैं। इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालते हैं मानक किसके साथ, किसके सहारे इसको निकाला जाता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये इसके सापेक्ष निकालते हैं, और इसका जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, यानी इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है या जो इसका इलेक्ट्रोड विभव होता है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं H2, ये कितना होता है? 0 होता है। इसको कितना लिया जाता है? 0 लिया जाता है, और इसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं। तो ये हमारे पास इसका डेफिनेशन हो जाता है कि भाई यदि हम इनको किस क्रम में रखेंगे? बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। यानी बढ़ते हुए क्रम में, कुछ बुक्स में, पुरानी जो किताबें हैं उनमें बढ़ते या घटते क्रम में लिखा है। तो हालांकि जो अब नई किताबें आ रखी हैं आजकल, उनमें जो है बढ़ते हुए क्रम में हम इसको कह रहे हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में हम इसको लिख करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना सकते हैं। तो ये इस सीरीज में सबसे ऊपर जो है वो है आपका लिथियम। सबसे ऊपर इसमें लिथियम है, और लास्ट में जो है इसमें आपका क्या है? जो है फ्लोरीन है। अब जैसे लिथियम है तो लिथियम का इलेक्ट्रोड, जो मानक इलेक्ट्रोड होता है, उसको इस तरह से हम दिखाते हैं Li प्लस Li, और ये होता है आपका माइनस, जैसे कि कितना? 3.05 वोल्ट ये होता है। और दूसरी तरफ अंत में जो आता है फ्लोरीन का, जिसको हम फ्लोरीन के लिए लिखते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ये फ्लोरीन का ऐसे लिखा जा सकता है, इसमें हम जो इसको रिडक्शन के टर्म्स में लिखते हैं, तो रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से F- इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आता है प्लस 2.87 वोल्ट। इसको इस तरह से लिखेंगे F2F- के फॉर्म में, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, उधर ये 2F में चेंज हो रहा है। तो ये सब जो है ये आपका 2.87 है, और ये जो है 3 ये है। तो इस तरह से श्रेणी बनती है। अब ये श्रेणी होती कैसी है इसको देख लेंगे थोड़ा सा। इसमें देख लेंगे, जैसे कि लिथियम के लिए दिया गया है, और ये यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है आपको। ये क्या, कौन सा रिएक्शन है? ये जो है रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन हो रहा है। और ये इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है, जो कितना है? -3.05। और इस तरह से आप देख रहे हैं। और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है आपका ये, और हाइड्रोजन के लिए ये 0 इसकी वैल्यू ली जाती है, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके जरिए इसको नापा जाता है। और अंत में जो है इसमें आपका वो आता है क्या? अंत अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 2.87। हालांकि इसको याद करने की ज़रूरत हमें नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ों का हम लोग जो है थोड़ा सा उसको देख सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इनके अलावा, जैसे कि हमारे पास हम लेते हैं Zn2 प्लस Zn इज इक्वल टू हमारे पास होता है -0.76 वोल्ट होता है। इसी तरीके से E0Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू होता है +0.34 वोल्ट। ये कुछ हैं। इसी तरह से मान लीजिए आयरन का है Fe0 Fe2 प्लस Fe इज इक्वल टू होता है -0.44 वोल्ट, है ना। ये कुछ एग्जांपल हैं। या कुछ इस तरह से होता है आपके पास E0 Ag प्लस
इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट, ये पॉजिटिव है। तो इस तरीके से ये कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा। अब एक ध्यान देने वाली बात है, जिसका भी ये पॉजिटिव होगा, जिसका भी ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव यदि है तो नेगेटिव वाला जो है वो हमेशा एनोड की तरह काम करेगा, है ना। नेगेटिव वाला जो है एनोड की तरह काम करेगा, और जो पॉजिटिव, जिसका ये पॉजिटिव होगा, जैसे कि इस केस में ये जो है कैथोड का काम करेगा। किसका काम करेगा? कैथोड का काम करेगा, ठीक है। अब एनोड पर जब भी ये एनोड का काम करेगा तो एनोड पर होगा क्या? एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर हमारा जो है ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा तो यानी जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो क्या, किसकी तरह काम करेगा? वो जो है अपचायक की तरह काम करेगा। अपचायक का मतलब क्या हो जाता है? इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग, क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यानी रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक की तरह काम करेगा, और जिसका अपचयन होगा वो जो है ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर जो कैथोड है, यानी ये पॉजिटिव है, इसके लिए कैथोड का काम कर रहा है। कैथोड पे क्या होगा है, यानी यहाँ पे हमारा रिडक्शन होता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है। और जब रिडक्शन होता है तो रिडक्शन, जिस पदार्थ का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। वो किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। यानी क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले। इसी तरीके से तो हमने जो सेल बनाई थी पिछले, उसमें हमने इसको और इसको जोड़ करके सेल बनाई थी। किसको? इसको और इसको जोड़ करके सेल बनाई थी। तो इसके लिए नेगेटिव है, तो ये इसकी प्रवृत्ति है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, और इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो ये जो है, अब इसी श्रेणी के अंदर जो है जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा? अपचायक होगा। और जिसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू जितना पॉजिटिव होगी वो क्या होगा? वो ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। तो ये बिंदु हमको याद रखना है कि यहाँ पर से हम पॉइंट लिख सकते हैं। कुछ पॉइंटों को हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब ये जो दो चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं, और इन दोनों को समझ लेते हैं। श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, श्रेणी में ऊपर कौन सा है? लिथियम है, और लास्ट में कौन सा है? आपका फ्लोरीन है। तो कहने का मतलब है कि जो लिथियम है आपका, लिथियम जो श्रेणी के अंदर जो लिथियम है, ये जो है आपका क्या है? एक तरह से प्रबल अपचायक है। लिथियम क्या है? प्रबल अपचायक है। लिथियम जो है एक प्रबल अपचायक है ना। और नीचे धीरे धीरे आप नीचे की तरफ को आते हैं तो अपचायक गुण घटने लगता है, और ऑक्सीकारक क्षमता जो होती है वो बढ़ने लगती है। नीचे को आप आएंगे तो ऑक्सीकारक क्षमता जो है बढ़ने लगेगी। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल कैसे? देखिए, जैसे मेरे पास दो इलेक्ट्रोड मुझे दिए गए हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड मेरे पास है, सपोज कोई भी इलेक्ट्रोड मैं ले लेता हूँ। ये इलेक्ट्रोड मेरे पास है जिंक 2+, और Zn इसके लिए वैल्यू है -0.76 वोल्ट है। और दूसरा इलेक्ट्रोड मेरे पास है E0 Ag+, और Ag इज इक्वल टू +0.8 वोल्ट। ये मेरे पास जो है दो इलेक्ट्रोड मुझे दिए गए हैं। इन दो इलेक्ट्रोड को आप देखेंगे, ये दो इलेक्ट्रोड मुझे दिए गए हैं इस तरह से। अब इस इलेक्ट्रोड में ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है। इनमें से क्वेश्चन है कि प्रबल अपचायक, पहला क्वेश्चन है कि प्रबल अपचायक, इस तरह से लिख देते हैं इसको। और दूसरा क्वेश्चन है प्रबल ऑक्सीकारक। इन दोनों में से ही बताना है कौन सा है प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल अपचायक, प्रबल ऑक्सीकारक। तो कौन सा है प्रबल अपचायक? यानी प्रबल अपचायक कौन सा है? अपचायक क्या होगा? जिसके लिए नेगेटिव है। तो इसमें जो है यानी हमारे पास ये Zn वाला जो है इसमें प्रबल अपचायक की तरह काम करेगा, और ये जो है हमारे पास क्या है? ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। कौन सा? Ag, है ना। इन दोनों में से ये है ना।
यानी किसका, या फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसका अपचायक गुण ज़्यादा है, किसका अपचायक गुण ज़्यादा है, इसका अपचायक गुण ज़्यादा है और इसका आक्सीकारक गुण ज़्यादा है। इसका आक्सीकारक गुण ज़्यादा है क्योंकि ये इसमें रिडक्शन होने की संभावना है। इसमें जो है आपके जो है क्या है, इसमें आपकी ऑक्सीडेशन की संभावना है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये फिर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसका अपचयन हो रहा है तो ये फिर आक्सीकारक हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रबल आक्सीकारक और प्रबल उसके रूप में आपको मिलेंगे इसमें, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप से। अब जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी व धातुओं की क्रियाशीलता, इसको कैसे लेते हैं हम लोग। क्रियाशीलता से मतलब है यहाँ पर ऑक्सीकरण होने की क्षमता, है ना। यानी यहाँ पर क्रिया से मतलब है ऑक्सीकरण होने की क्षमता, ऑक्सीकरण होने की क्षमता। इस संदर्भ में हम बात करते हैं कि कौन सी धातु कितना जल्दी ऑक्सीकृत हो जाती है तो वो उतना ज़्यादा क्रियाशील होगी। अब सबसे पहले हमारे पास हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में लेते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास ये है लिथियम का, ये होता है -3.05 वोल्ट, ये है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा जल्दी ऑक्सीकृत हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जिसके लिए ये वैल्यू नेगेटिव होगी, ये वैल्यू कौन सी है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू है। यानी ये मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वह धातु उतनी ही क्या होगी, क्रियाशील होगी। तो हम यहाँ क्या है, ये है कि जब आप श्रेणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है, घटती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी व धातुओं की क्रियाशीलता, तो धातुओं की क्रियाशीलता को हम ऑक्सीकरण होने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। अब इसके लिए जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लिथियम के लिए नेगेटिव वैल्यू है तो इसकी सबसे ज़्यादा संभावना है, यानी सबसे तेज़ी से ऑक्सीकृत होगा तो ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होगी। श्रेणी में आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको मालूम है कि हम बढ़ते हुए क्रम में इसको रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप नीचे की तरफ हम जाते हैं इसमें तो क्या होता है कि जब हम श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता कम हो जाती है क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, वो बढ़ने लगता है। तो इस क्रम में हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं कि जो है कौन सी धातु अधिक क्रियाशील होगी। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, सपोज करिए मेरे पास ये दो धातुओं के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं। जैसे मेरे पास ये इलेक्ट्रोड विभव हैं इस तरीके से इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट है। दूसरा मेरे पास है E0 AG प्लस AG और ये है 0.8 वोल्ट। तो इनमें से अधिक क्रियाशील कौन है? ऑब्वियसली जिंक जो है ये अधिक क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील होगी इसके मुकाबले। क्यों होगी? क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव है, यानी इसके ऑक्सीकरण की संभावना अधिक है, ये ऑक्सीकृत जल्दी होगी, यानी इसने जल्दी ऑक्सीकृत होना है इसकी तुलना में। और यदि हम इन दोनों को जोड़ें, यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला जो है ये किसकी तरह काम करेगा, ये एनोड की तरह काम करेगा यदि इनको सेल बनाया जाए। और इसको भी जोड़ करके सेल, इसके साथ जोड़ करके सेल बनाया जाए तो ये कैथोड का काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि इसमें जो है अपचयन की संभावना ज़्यादा होगी। और ऑक्सीकारक अपचायक का भी आप बात कर सकते हैं, ये अपचायक की तरह काम करेगा, ये एक अपचायक होगा इसमें और ये जो है एक ऑक्सीकारक होगा। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ हम यहाँ पर क्वेश्चंस दे भी देंगे इसमें आपको, तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आम स्थिरांक में क्या संबंध है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। नष्ट समीकरण के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और किस तरीके से ये साम स्थिरांक से यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड है, इसको आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम एक सामान्य रिएक्शन लिख लेते हैं, जर्नल रिएक्शन। मान लीजिए हमारे पास इस तरह की कोई जर्नल रिएक्शन है, AA धन
बी इस तरह से कोई एक जनरल रिएक्शन है हमारे पास। ये एक कोई अभिक्रिया है, यानी कोई रिएक्शन है ये। अब इसके लिए यदि आप नष्ट इक्वेशन लिखते हैं तो नष्ट इक्वेशन क्या होता है इसके लिए यदि मुझे नष्ट समीकरण लिखना होगा तो नष्ट समीकरण क्या होगा? नष्ट समीकरण कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से लिखा जाएगा, ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू, ई नॉट नहीं होगा, ई सेल होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब किस फॉर्म में लिख रहे हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिख रहे हैं या जो भी लिख रहे हैं आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2.303 RT अपॉन NF, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग इधर वाला पार्ट यानी इसका कंसंट्रेशन, C का कंसंट्रेशन, और उसका जो कोफिशिएंट है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, उसकी पावर में चला जाएगा, और ये D इधर जो है इसकी पावर हो जाएगी D। इस तरीके से हमारे पास A की पावर हो जाएगी हमारे पास A, और ये B की पावर हो जाएगी B। ये A B C जो है ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं इस रिएक्शन के लिए। कोई भी रिएक्शन हो सकती है और वहाँ पर हम उनके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे उनको हम जो है उनके पावर में रख देंगे। तो ये एक जनरल रिएक्शन, एक जनरल जो है समीकरण ये बन जाता है। अच्छा, अब यदि मैं इसके लिए साम्य स्थिरांक का वैल्यू लिखूं, यानी हम इसको, यदि इसके लिए मुझे साम्य स्थिरांक लिखना पड़ेगा तो मैं साम्य स्थिरांक का अगर लिखूं तो साम्य स्थिरांक कैसे लिखा जाएगा ऊपर वाली रिएक्शन के लिए? Kc इक्वल टू, इसको भी कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, C D की पावर D अपॉन, ये इस तरीके से हम जो है साम्य स्थिरांक लिखते हैं। ये साम्य स्थिरांक में क्या होता है? ये वाला पोर्शन अपॉन ये वाला पोर्शन रखा जाता है और इस तरीके से हम लिखते हैं, इसको Kc बोलते हैं। तो ये हमारा साम्य स्थिरांक हो जाएगा। तो अब ये और ये वाला पार्ट एक जैसा है तो हम समीकरण को चेंज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ई नॉट सेल माइनस 2.303 अपॉन NF RT log KC। यहाँ पर हमारा ये आ गया, log KC तक ठीक हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, क्योंकि एक चीज़ और होती है कि जो साम्यावस्था होती है, यानी साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम पर, साम्यावस्था पर जो ई सेल होगा आपका, ई सेल, इसकी वैल्यू होती है 0। ई सेल की वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है 0? क्योंकि साम्यावस्था पर क्या होते हैं, ये सारे कंसंट्रेशन जो होते हैं इक्वल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो जब सेल रिएक्शन कांस्टेंट हो जाती है तो जो ई सेल होता है, यानी जो सेल बनाई जाएगी इनको जोड़ करके, वहाँ पर जो उसका जो विभव होगा, उसका जो पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसका आप वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, और यहाँ पे आ जाता है log KC। ये हमारे पास हो जाता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप इधर लेके आएंगे तो हमारे पास जो समीकरण बन करके आएगा वो आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये इधर आके माइनस हो जाएगा, NF RT अपॉन NF log KC। ये हमारे पास एक फार्मूला निकल करके आएगा। इस तरह से हम जो है इस फार्मूले को लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव हो जाएंगे इधर आकर के। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, इसको मैं इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 0.059 अपॉन N हो जाएगा, और ये हो जाएगा log KC, और ये हो जाएगा कितने पर? 25 डिग्री सेल्सियस पर। 25 डिग्री सेल्सियस पर हमारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही होते हैं। तो हमारे लिए ये वाला जो फार्मूला हो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये वाला फार्मूला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये
इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। और यहाँ पर ई सेल 0 होने का कारण है क्योंकि इनके जो हमारे पास जो कंसंट्रेशन होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। तो ई सेल जो है यानी सेल विभव, इसको आप कह सकते हैं सेल विभव। जो सेल विभव है यानी सेल विभव को इंग्लिश में बोलते हैं हम सेल पोटेंशियल, है ना, सेल पोटेंशियल। तो जो सेल पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सेल पोटेंशियल 0 होने के कारण ये जो 0 हमने यहाँ पर रखा ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल जो है ये स्टैंडर्ड स्टेट में हो गया। तो निम्न सेल के लिए सेल विभव की गणना कीजिए। इस तरह से सेल दी गई है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। इसमें हम क्या कर लें, सबसे पहले इनकी जो है एक कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख लें। जैसे कि हमको मालूम है ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका ये एनोड का काम करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये जो है हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये जो है कैथोड का काम करेगा, ये कैथोड होगा। तो हम इस तरह से रिएक्शन लिख सकते हैं कि जैसे एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को लिख सकते हैं। तो एनोड पर हमारे पास अभिक्रिया क्या हो रही है, इस तरह से कुछ अभिक्रिया हो रही है, जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह से हम कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को लिख सकते हैं। कैथोड पर हमारे पास अभिक्रिया हो रही है, इस तरीके की अभिक्रिया हो रही है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये अभिक्रिया हो रही है ना। ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भाग ले रहे हैं। अब हम इसको नेट सेल अभिक्रिया इसका लिख लेते हैं, यानी इसकी जो सेल अभिक्रिया हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, Zn+ इस तरह से हो जाएगा CO2+ इस तरीके से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जिंक 2+ और प्लस Cu। अब ये क्या होंगे, ये सॉलिड स्टेट में होंगे, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। एक्वस होंगे और ये भी एक्वस होंगे। अब हम जब इसका नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि हमको इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर ही है, ऐसा आप मान के चलिए। हम क्वेश्चंस को ऐसा उस फॉर्मूले के जरिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें टेम्परेचर नहीं दिया है, तो हम 25 डिग्री सेल्सियस पर इसको मानेंगे। तो अब यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस के लिए हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल होगा, माइनस होगा 0.059 अपॉन हो जाएगा ये n, और लॉग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, चूँकि इसके वैल्यू भी 1 होगा और इसका वैल्यू भी 1 होगा, इनकी वैल्यू, इनके कंसंट्रेशन की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। इसको हम कैसे लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं इसको हम इस तरह से, यानी हमारे पास हो जाएगा जिंक 2+ कंसंट्रेशन, ये इसका एक्टिव मॉस होता है, और यहाँ पर हो जाएगा Cu2+, ये हो जाएगा हमारे पास Cu2+ हो जाएगा। अब क्योंकि वैसे तो लिखेंगे हम इन दोनों को, इनकी जो वैल्यूज़ हो जाएंगी वो 1 के इक्वल हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा। इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ है, हम ई नॉट सेल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, यानी हमको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। ई नॉट सेल होता है आपका ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पर दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, कैथोड कौन सा है इसमें आपको मालूम हो गया, ये आपका कैथोड है, यानी ये आपका जो है ये कैथोड का काम करेगा फिर, और ये आपका एनोड है। तो कैथोड क्या है हमारे पास 0. ये है आपके पास 34 वोल्ट माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है क्या आपके पास 0.76 वोल्ट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इनको ऐड कर देंगे आप 34 + 0.76 वोल्ट, इसको ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 6 4 10 7 3 10 1 हो जाएगा 11 1.1, इतना ये वोल्ट में आ जाएगा, 1.1 वोल्ट हो गया। अब हमारे पास इसके अंदर सारी वैल्यूज़ हो गई, यानी n की वैल्यूज़ भी हमको मालूम है, इसकी वैल्यूज़ मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं n = 2 है, और हमारे पास यहाँ पे Zn2 = 1 m हमको दिया गया है ये, और हमारे पास Cu2 का जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या है 1 m है, तो ये तो 1 m हो गया, n = 2 है। तो इस फॉर्मूले के ज़रिए हम फिर इसको रख करके हम जो है फिर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आगे, यहाँ से आगे लिख लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा ई सेल
इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ई नॉट सेल की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है, 1.1 माइनस 0.059 अपॉन हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पे हो जाएगा 1/1, तो ये लॉग 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 1 हो जाएगा, यानी ये टोटल log 1 हो जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, ई सेल इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.02, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18 और 1 19, 2 पंचे 10, और log इसकी बेस होगा 10 और ये हो जाएगा 1। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1.1 माइनस log 1 की वैल्यू हो जाती है 0.0295, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप किससे, log 1 से। log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.1।